दोस्तों, अमूल एक इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। 1946 में बने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का ओरिजिनल नेम कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड है, जिसके प्रोडक्ट्स को अमूल का ब्रांड नेम दिया गया। अमूल की कहानी न केवल एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी की है, बल्कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कहानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियन फार्मर्स के स्ट्रगल की भी है, जिसे फ्रीडम स्ट्रगल के निष्ठावान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिशा दिखाई और त्रिभुवनदास पटेल और मुरारजी देसाई ने लीड किया था। इसके अलावा अमूल ने अपनी सक्सेस से इंडिया में व्हाइट रिवॉल्यूशन को लीड किया, जिसने हमारे देश के डेयरी फार्मर्स की जिंदगी में नई सुबह दी। डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन द्वारा लेड व्हाइट रिवॉल्यूशन ने अमूल जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज देश भर में स्टैब्लिश की, जिसने इंडिया को मिल्क इंपोर्टर से वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन बनाया। आज अमूल को एक कोऑपरेटिव बॉडी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के अंडर मैनेज किया जाता है, जो गुजरात के 3.6 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स द्वारा ज्वाइंटली ओन किया जाता है। गुजरात के 13,000 विलेजेस में फैले इस यूनियन की ओनरशिप में हर मिल्क प्रोड्यूसर को बराबरी का हिस्सा हासिल है। दोस्तों, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन जो अमूल ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करती है, उसने 2020 से 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 39,248 करोड़ रुपए का टर्नओवर रजिस्टर किया था। आज गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन अमूल के जरिए 2025 तक 1 लाख करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस करने का टारगेट परस्यू कर रहा है। दोस्तों, एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके एग्जिस्टेंस के समय ही ऐसी उम्मीदें की जा रही थी कि वो कुछ दिनों से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगी और मिल्क प्रोडक्शन के फील्ड में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा फेवर्ड कंपनीज पहले से मोनोपोली एंजॉय कर रही थी, तो उस केस में एक इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे compete कर पाएगी। लेकिन इन सारे आशंकाओं के बावजूद आज अमूल इंडिया और वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अमूल ने न केवल गुजरात के मिल्क प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर अपलिफ्ट किया, बल्कि पूरे इंडिया को व्हाइट रिवॉल्यूशन के तहत मिल्क प्रोडक्शन के लिए मोटिवेट किया है। इसलिए आज की हमारी वीडियो अमूल के इसी जर्नी को ट्रेस करने पे बेस्ड है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम अमूल की सक्सेस स्टोरी जानेंगे और देखेंगे कि कैसे पीपल पार्टिसिपेशन से अमूल जैसे ब्रांड को तैयार किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, आज से 75 इयर्स पहले कायरा के मिल्क फार्मर्स की भी वही हालत थी जो इंडिया के किसी दूसरे रीजन के किसान की थी। मिल्क मार्केटिंग सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर्स और मिडिलमैन द्वारा कंट्रोल किया जाता था और गरीब मिल्क फार्मर स्टारवेशन से जूझता था। चूंकि मिल्क एक पेरिशेबल आइटम है, कॉन्ट्रैक्टर्स और मिडिलमैन द्वारा उन्हें जो भी पैसे मिलते थे वो अपने मिल्क को उसी प्राइस पे सेल करने को मजबूर थे। यूं तो कायरा के मिल्क फार्मर्स भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो सिस्टम को भली भांति समझते थे, जिसमें उन लोगों से कम दामों में दूध लेकर कॉन्ट्रैक्टर्स ह्यूज प्रॉफिट पे सेल किया करते थे। ये एक्सप्लॉयटेशन मिल्क फार्मर्स को और ज्यादा नजर आने लगा जब गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने 1945 में बॉम्बे मिल्क स्कीम की शुरुआत की। इस स्कीम में मिल्क को बॉम्बे से 427 किलोमीटर दूर प्रेजेंट डे गुजरात के आनंद से ट्रांसपोर्ट करना था, लेकिन ये तभी मुमकिन था जब मिल्क को आनंद में ही पैस्चराइज किया जा सके। प्रिलिमिनरी ट्रायल्स के बाद गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने पॉल्सन्स लिमिटेड से एग्रीमेंट किया, जिसमें वो आनंद से बॉम्बे रेगुलर बेसिस पे मिल्क सप्लाई करेंगे। ये सिस्टम फार्मर्स को छोड़ बाकी सारी पार्टीज के लिए एक प्रॉफिटेबल एग्रीमेंट था। गवर्नमेंट को ये स्कीम प्रॉफिटेबल लगी। पॉल्सन्स ने अच्छा मार्जिन रखा। मिल्क कॉन्ट्रैक्टर्स भी अपने कट से खुश थे, लेकिन प्रोड्यूसर्स के लिए मिल्क प्राइस सेट करने की जरूरत किसी ने नहीं समझी। बॉम्बे स्कीम के बाद भी कायरा के मिल्क फार्मर्स की जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया और वो अब भी कॉन्ट्रैक्टर्स और मिडिलमैन की दया पे जी रहे थे। एक समय ऐसा आया कि फार्मर्स के अंदर का डिसकॉन्टेंट अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद लेने की सोची, जो 1942 से फार्मर्स कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे रहे थे। त्रिभुवनदास पटेल के नेतृत्व में कायरा के मिल्क फार्मर्स सरदार पटेल के पास अपनी परेशानियां लेकर पहुंचे, जिसका सॉल्यूशन सरदार पटेल ने बताया कि उन्हें अपनी खुद की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी चाहिए। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना खुद का पैस्चराइजेशन प्लांट होगा, जिससे वो बॉम्बे स्कीम के लिए डायरेक्ट मिल्क सप्लाई कर पाएंगे। सरदार पटेल ने किसानों को समझाया कि उन्हें गवर्नमेंट से ऐसे कोऑपरेटिव को बनाने की परमिशन लेनी चाहिए और यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिशन ना दे तो उन्हें मिडिलमैन को दूध देना बंद करना होगा।
इस एडवाइस में सरदार पटेल ने इस बात को साफ किया कि हो सकता है उन्हें स्ट्राइक करनी पड़े, जिसके दौरान फार्मर्स को कुछ लॉस भी होगा। यदि फार्मर्स इस लॉस को झेलने के लिए तैयार हैं तो वो भी उन्हें लीड करने के लिए तैयार हैं। किसान सरदार पटेल की बात मान लेते हैं। सरदार पटेल अपने ट्रस्टेड डेप्यूटी श्री मोरारजी भाई देसाई को कायरा डिस्ट्रिक्ट भेजते हैं, जहां उन्हें एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइज करनी थी और जरूरत पड़े तो मिल्क स्ट्राइक भी। श्री मोरारजी देसाई 4 जनवरी 1946 को समरखा गांव में एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि कायरा डिस्ट्रिक्ट के हर विलेज में कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइज की जाएगी, जहां वो अपने मेंबर से मिल्क कलेक्ट करेंगे। ये सारी मिल्क सोसाइटीज एक यूनियन को अपना मिल्क सप्लाई करेगी, जिसके पास खुद की मिल्क प्रोसेसिंग फैसिलिटीज होगी। गवर्नमेंट को इस यूनियन से मिल्क परचेज करने के लिए एग्रीमेंट करना होगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो कायरा डिस्ट्रिक्ट से कोई भी किसान कॉन्ट्रैक्टर्स को मिल्क नहीं देगा। जैसे कि उम्मीद की गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव बनाने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद क्या था, फार्मर्स ने स्ट्राइक कर दी। 15 दिनों तक चले इस स्ट्राइक में पूरे कायरा डिस्ट्रिक्ट से एक बूंद दूध भी किसी को सेल नहीं किया गया। आनंद से बॉम्बे तक कोई दूध नहीं पहुंचाया गया और एक समय पे लगने लगा कि बॉम्बे मिल्क स्कीम अब कोलैप्स कर जाएगी। इसके बाद बॉम्बे के मिल्क कमिश्नर और उनके डेप्यूटी आनंद आते हैं और फार्मर्स की डिमांड एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है कहानी कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स आनंद की, जिसे 14 दिसंबर 1946 के दिन फॉर्मली रजिस्टर किया गया। इस यूनियन के एग्जिस्टेंस का मकसद था कि कायरा डिस्ट्रिक्ट के मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए बेहतर से बेहतर मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं, जिससे मिल्क फार्मर्स को बेटर प्राइसेस मिल सके। कायरा यूनियन ने बॉम्बे मिल्क स्कीम के लिए जून 1948 से मिल्क पैस्चराइज करना शुरू किया, और उस समय केवल 2 गांव के मुट्ठी भर मिल्क फार्मर्स 250 लीटर्स मिल्क एक दिन में कंट्रीब्यूट करने लगे। बॉम्बे मिल्क स्कीम के होने से फार्मर को एक एश्योर्ड मार्केट मिला, जो इंसेंटिव का सोर्स बना। 1948 के एंड तक 432 फार्मर्स विलेज सोसाइटी से जुड़ चुके थे, जिसके कारण इस यूनियन की डेली कैपेसिटी 5000 लीटर्स तक पहुंच गई थी। लेकिन बढ़ती कैपेसिटी ने फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की। इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के स्प्रेड होने के साथ साथ अधिक से अधिक फार्मर्स विलेज सोसाइटी से जुड़े, जिस कारण मिल्क प्रोक्योरमेंट बढ़ने लगा। लेकिन इस एक्स्ट्रा मिल्क को बॉम्बे मिल्क स्कीम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। ये प्रॉब्लम विंटर में और ज्यादा दिखने लगी, जब बफेलोज समर के कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने लगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन ने। दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन उस समय अमेरिका से अपनी इंजीनियरिंग की स्टडीज पूरी कर इंडिया रिटर्न ही हुए थे कि उन्हें त्रिभुवन दास पटेल ने इस नई कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए राजी किया। डॉक्टर क्यूरियन के पास उस समय और भी कई अपॉर्चुनिटीज थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और न्यूक्लियर फिजिक्स में माइनर हासिल किए डॉक्टर क्यूरियन के लिए डेयरी फार्म में अपना समय देना एक बड़ा फैसला था। आपको ये बता दें कि मिस्टर जॉन मथाई, जो इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो डॉक्टर क्यूरियन के अंकल थे। इन सारी चीजों के बावजूद डॉक्टर क्यूरियन ने कायरा कोऑपरेटिव यूनियन को अपना भविष्य डेडिकेट किया। डॉक्टर क्यूरियन ने ही कायरा कोऑपरेटिव यूनियन का नाम अमूल रखा। अमूल नाम को संस्कृत के अमूल्य वर्ड से डिराइव किया गया था, जिसकी मीनिंग होती है प्राइसलेस। डॉक्टर क्यूरियन के अंडर अमूल टेक्नोलॉजिकल और मार्केटिंग डोमेन्स में नई ऊंचाइयां छूने लगा। यूनियन के सरप्लस मिल्क को यूटिलाइज करने के लिए डॉक्टर क्यूरियन ने अमेरिका में अपने बैचमेट रहे एच.एम. डलाया से मदद ली, जिन्होंने गायों की जगह बफेलोज के मिल्क से स्किम मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने का प्रोसेस शुरू किया। दोस्तों, ये इस डोमेन में एक नया इन्वेंशन था और इंडिया के लिए काफी मददगार साबित हुआ। इंडिया में काउ से ज्यादा बफेलोज का मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है और डॉक्टर एच.एम. डलाया के इन्वेंशन से अमूल, नेस्ले जैसे कंपनी से कंपीट करने लगा। आगे चलकर डॉक्टर जी.एच. विल्स्टर ने अमूल में बफेलो मिल्क से चीज प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया, जिसने अमूल के मार्केट को और ज्यादा डाइवर्सिफाई किया। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद डॉक्टर क्यूरियन के इन एफर्ट्स में इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनका साथ दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट में अमूल के कंडेंस मिल्क को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इसके इंपोर्ट्स पे बैन लगा दिया, जिससे अमूल अपना मार्केट स्प्रेड कर पाया। इसके अलावा जब डॉक्टर क्यूरियन ने न्यूजीलैंड से इंपोर्ट किए जाने वाले बटर को अमूल के मार्केट के लिए हार्मिंग बताया, तो पंडित नेहरू ने इसके इंपोर्ट्स पे भी रोक लगाकर अमूल को सपोर्ट प्रोवाइड किया। इवन 1962 वॉर के दौरान जब आर्मी को नेसेसरी फूड आइटम्स सप्लाई करने थे, पंडित नेहरू ने अमूल को चुना।
अमूल के इंडियन आर्मी को अपनी सप्लाईज डाइवर्ट करने से जब सिविलियन मार्केट में पॉल्सन अपनी पकड़ बनाने लगा तो वॉर एफर्ट्स का हिस्सा बताते हुए पंडित नेहरू ने पॉल्सन की प्रोडक्शन फैक्ट्री पर भी रोक लगा दी। दोस्तों आगे चलकर 1964 में तब के प्राइम मिनिस्टर रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जब आनंद विजिट किया तो वहां वो मिल्क फार्मर्स से मिले, उनकी कोऑपरेटिव के बारे में उनकी राय जानी और इससे उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा ये भी जाना। दिल्ली लौटने के बाद जब श्री शास्त्री ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB का गठन किया, जिसे कायरा कोऑपरेटिव जैसी मूवमेंट पूरे देश में लाने का जिम्मा दिया गया। डॉक्टर क्यूरियन की मदद से इधर अमूल का प्रोडक्शन भी कमर्शियल स्केल पे एक्सपैंड होने लगा, जिससे आनंद में पहली मॉडर्न डेयरी स्टैब्लिश की गई। इस डेयरी ने मार्केट में स्टैब्लिश्ड सारे प्लेयर्स को कड़ी चुनौती दी। त्रिभुवन दास पटेल, डॉक्टर क्यूरियन और मिस्टर डलाया के ट्रायो ने इस कोऑपरेटिव डेयरी को इतना सक्सेसफुल बनाया कि ये इनिशिएटिव आनंद के आसपास के नेबरहुड में भी स्प्रेड करने लगा। काफी कम समय के अंदर ही आनंद पैटर्न के अनुसार महसाना, बनसकंठा, बड़ौदा, सबरकंठा और सूरत में 5 अलग अलग यूनियंस बनाए गए। 1970 में इसी कोऑपरेटिव ने इंडिया के व्हाइट रेवोल्यूशन को लीड किया, जिसका नेतृत्व भी डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन कर रहे थे। गुजरात के बाकी कोऑपरेटिव से कंपटीशन अवॉइड करने के लिए गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का गठन 1973 में किया गया, जो आने वाले समय में इन सारे इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स की एक एपेक्स मार्केटिंग बॉडी बनी। कायरा यूनियन, जिसका ब्रांड नेम अमूल 1955 में उसके साथ था, उसने भी इसे गुजरात कोऑपरेटिव फेडरेशन को ट्रांसफर कर दिया। दोस्तों आज GCMMF इंडिया का लार्जेस्ट फूड प्रोडक्ट्स मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। अमूल और सागर ब्रांड नेम के अंडर GCMMF गुजरात के डेयरी कोऑपरेटिव्स का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले 55 इयर्स में गुजरात के डेयरी कोऑपरेटिव्स ने 3.1 मिलियन विलेज मिल्क प्रोडक्ट्स को इंडिया के कंज्यूमर से लिंक करते हुए एक इकोनॉमिक नेटवर्क स्टैब्लिश किया है। 2007 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने $1 बिलियन का सेल्स टर्नओवर क्रॉस कर इंडिया के एलीट फूड कंपनीज में अपना नाम शामिल कर लिया है। इसके अलावा 2007 में ही GCMMF ने गुजरात कोऑपरेटिव से एक दिन में 10 मिलियन लीटर से ज्यादा का मिल्क प्रोक्योर किया था। दोस्तों गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड आज इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड प्रोडक्ट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका 2020 से 21 में एनुअल टर्नओवर $5.3 बिलियन था। आज GCMMF लगभग 24.6 मिलियन लीटर्स मिल्क पर डे प्रोक्योर करती है, जिसे 18,600 विलेज मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया जाता है। 33 डिस्ट्रिक्ट में फैले 18 मेंबर यूनियंस के साथ इस एपेक्स बॉडी में 3.64 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स ऐड हो चुके हैं। मिल्क, मिल्क पाउडर, हेल्थ बेवरेजेस, घी, बटर, चीज, पिज्जा, आइसक्रीम, पनीर और चॉकलेट प्रोडक्ट्स के साथ अमूल आज 10,000 डीलर्स और 10 लाख रिटेलर्स द्वारा सेल किया जाता है। इंडिया के अलावा अमूल के प्रोडक्ट्स USA, सिंगापुर, गल्फ कंट्रीज, फिलीपींस, जापान, चाइना और ऑस्ट्रेलिया में भी सेल किए जाते हैं। GCMMF आज ग्लोबल डेयरी ट्रेड प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद है, जहां वर्ल्ड के टॉप 6 डेयरी प्लेयर्स अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। GCMMF को 1999 में राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा IMC रामाकृष्णा बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड 2003, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन मार्केटिंग अवार्ड 2007, AIMARK स्वामी हाई परफॉर्मेंस ब्रांड अवार्ड 2013, वर्ल्ड डेयरी इनोवेशन अवार्ड 2014 और इन जैसे कई उपलब्धियों से नवाजा जा चुका है। दोस्तों पिछले सेक्शन में बताए गए एफर्ट्स के अलावा कुछ और स्पेशल रीजंस थे जिन्होंने अमूल को इस कदर सक्सेसफुल बनाया और आगे बढ़ाया। आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है अमूल गर्ल। दोस्तों अमूल गर्ल वो एडवर्टाइजिंग चार्म है जिसे कंपनी ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किया। अमूल ब्रांड ने इस कार्टून का क्लेवर यूज किया, जिससे लॉन्ग लास्टिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन के अलावा प्रिंट एड्स में कस्टमर्स को ह्यूमर का टच भी फील हुआ। आज ये कंटेंट काफी पॉपुलर हो चुका है और बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस प्रमोट करता है। अगला फैक्टर है इनोवेशन। दोस्तों अमूल ने लगातार खुद को इनोवेट किया है, अब वो चाहे न्यू प्रोडक्ट्स के माध्यम से हो, मार्केटिंग एक्टिविटीज के माध्यम से हो या किसी ट्रेडिशनल सोशल ट्रेंड के विरुद्ध लड़ाई हो। 1960s में
अमूल वर्ल्ड का अकेला ब्रांड था जो स्किम्ड मिल्क पाउडर बनाने के लिए बफेलो मिल्क का यूज करता था। 3 टियर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के साथ अमूल ने ट्रेडिशनल ऑपरेशंस को ज्यादा प्रॉफिटेबल और एफिशिएंट बनाया। दोस्तों, तीसरा फैक्टर रहा पावरफुल ब्रांड। अमूल ब्रांडेड हाउस आर्किटेक्चर के रास्ते को फॉलो करता है और अपने हर एक प्रोडक्ट को एक कॉमन ब्रांड अमूल नेम के अंडर प्रमोट करता है। अमूल का फोकस हमेशा से रहा है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की जगह पेरेंट ब्रांड को प्रमोट किया जाए, जिससे ब्रांड अवेयरनेस तो क्रिएट होगी ही, साथ ही मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होंगे। दोस्तों, इस कड़ी में अगला फैक्टर है एफिशिएंट सप्लाई चेन। अमूल 3 लेवल कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। सबसे पहले आते हैं विलेज लेवल डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां मिल्क फार्मर्स अपनी मिल्क सेल करते हैं। इन विलेज सोसाइटीज को रीजनल डेयरी कोऑपरेटिव से कनेक्ट किया गया है। इन रीजनल सेंटर से मिल्क फिर स्टेट लेवल डेयरी एसोसिएशन तक पहुंचता है। अमूल इंडिया की पहली कंपनी है जिसने इस स्केल के मॉडल को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया और इसी मॉडल को इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन के सपोर्ट में चलाए गए ऑपरेशन फ्लड में रेप्लिकेट किया गया। इसी मॉडल के कारण इंडिया आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनने में कामयाब हुआ है। दोस्तों, इनमें आखिरी फैक्टर है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अमूल ने अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर मार्केट के सारे सेगमेंट्स की नीड सेटिस्फाई किए हैं। मार्केट नीड को फुलफिल करने के साथ इस अप्रोच ने अमूल को अपने कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिलेशनशिप बनाने में मदद की है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अमूल की, जिसने इंडिया को मिल्क इंपोर्टर से वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन बनाने का रास्ता दिखाया। इस पूरी केस स्टडी का आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।